कभी उड़ते हुए पक्षियों को देखना या फूलों की घाटी को निहारना, ये सब हमें अंदर से एक गहरे विस्मय और खुशी से भर देता है। लेकिन एक साइंटिस्ट के तौर पर जब हम सोचते हैं तो मन में सवाल आता है कि आखिर जीवन क्या है। इसके दो पहलू हैं, एक जो हमें इसके तकनीकी मतलब की ओर ले जाता है कि लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या है, और दूसरा एक दार्शनिक सवाल है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। खैर, हम यहाँ दूसरे सवाल को छोड़कर पहले वाले पर ध्यान देंगे। तो चलिए समझते हैं कि किसी को जिंदा या लिविंग कहने के लिए हमें किन खासियतों को देखना होता है। सबसे पहली और बड़ी पहचान है ग्रोथ। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ता है। इसमें दो चीजें होती हैं, या तो शरीर का मास बढ़ता है या फिर सेल्स की संख्या बढ़ती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम इंसान या पेड़ पौधे सेल डिवीजन के जरिए बढ़ते हैं। पौधों में तो ये बढ़त पूरी उम्र चलती रहती है, लेकिन जानवरों में ये खास उम्र तक ही होती है। हालांकि पुराने सेल्स को बदलने के लिए सेल डिवीजन बाद में भी होता रहता है। अब यहाँ एक पेंच है, अगर हम सिर्फ वजन बढ़ने को ग्रोथ माने तो पहाड़ और रेत के टीले भी समय के साथ बड़े होते हैं, क्योंकि उन पर बाहर से धूल मिट्टी जमती रहती है। इसलिए ग्रोथ को हम लिविंग होने की इकलौती डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें भी बाहर से बढ़ सकती हैं। लिविंग में ग्रोथ हमेशा अंदर से होती है। ग्रोथ के बाद अगली अहम बात आती है रिप्रोडक्शन। मल्टी सेलुलर जीवों में इसका मतलब होता है अपनी जैसी संतान पैदा करना। फंगस लाखों स्पोर्स बनाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ईस्ट और हाइड्रा में हम बडिंग देखते हैं, और प्लेनेरिया जैसे जीवों में रीजनरेशन होता है, जहां शरीर का कटा हुआ हिस्सा फिर से पूरा जीव बन जाता है। लेकिन क्या रिप्रोडक्शन लिविंग होने की अनिवार्य शर्त है? नहीं, क्योंकि खच्चर म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज या कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, पर वो जिंदा तो है ही, इसलिए रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बन पाया। इसके बाद आता है सबसे जादुई हिस्सा, मेटाबॉलिज्म। हमारे शरीर के अंदर हर पल हजारों केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर। हर जीव में मेटाबॉलिज्म होता है। कोई भी नॉन लिविंग चीज मेटाबॉलिज्म नहीं दिखाती। हाँ, हम लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम लिविंग थिंग नहीं कह सकते, बस वो लिविंग रिएक्शंस हैं। इसीलिए शरीर का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल से बना होना ही जीवन की सबसे पक्की पहचान या डिफाइनिंग फीचर है। एक और बहुत ही उलझा हुआ लेकिन जरूरी फीचर है कॉन्शियसनेस। अपने आसपास के माहौल को महसूस करना और उस पर रिएक्ट करना ही चेतना है। चाहे वो छोटे से बैक्टीरिया हो या हम इंसान, सब लाइट, पानी, टेम्परेचर और प्रदूषण जैसी चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं। इंसान तो और भी खास है, क्योंकि उसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी उसे खुद का भी एहसास है। अब अगर हम कोमा में पड़े किसी मरीज को देखें जो मशीनों के सहारे जिंदा है, तो उसे डिफाइन करना मुश्किल हो जाता है, पर क्योंकि उसके सेल्स काम कर रहे हैं, वो लिविंग ही माना जाएगा। अंत में हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी असल में पृथ्वी पर जीवन के विकास की कहानी है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो आज के हों, पुराने हों या आने वाले, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम सब एक ही जैसा जेनेटिक मटेरियल शेयर करते हैं, बस उसकी मात्रा थोड़ी अलग होती है। जब हम इस विशाल जीव जगत को देखते हैं तो हमें डाइवर्सिटी का एहसास होता है। हमारे आसपास गमलों में लगे पौधों से लेकर आसमान में उड़ते परिंदों तक लाखों तरह के जीव हैं। अब तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन प्रजातियों की पहचान की जा चुकी है, और इसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। दुनिया के हर कोने में जीवों के अपने स्थानीय नाम होते हैं, जिससे कंफ्यूजन पैदा होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में एक ही नाम चले, इसके लिए हमें नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण की जरूरत पड़ती है। हमने बात की कि दुनिया में कितने सारे अलग अलग तरह के जीव हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको करोड़ों जीवों के बारे में पढ़ना हो और हर जगह उनका नाम अलग हो, तो कितनी उलझन होगी। जैसे प्याज को कहीं कांदा तो कहीं प्याज कहते हैं, वैसे ही साइंटिफिक दुनिया में भी कंफ्यूजन हो सकता था। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण का तरीका निकाला। इसमें सबसे जरूरी चीज है कि हम पहले जीव को सही से पहचानें, जिसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। अब दुनिया भर के साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ नियम बनाए हैं। पौधों के लिए ICBN इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर है, और जानवरों के लिए ICZN इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर बनाया गया है। इसमें सबसे पॉपुलर तरीका है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जिसे कैरलस लिनियस ने दिया था। इसमें हर जीव के दो नाम होते हैं, पहला उसके जीनस जेनेरिक नेम को बताता है, और दूसरा उसकी स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट को। जैसे आम का साइंटिफिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका, यहाँ मैंगिफेरा जीनस है और इंडिका उसकी स्पीशीज। इसे लिखने के भी कुछ खास नियम हैं, जैसे ये हमेशा लैटिन भाषा में होते हैं और इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों नामों को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है। साथ ही जीनस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है और स्पीशीज का छोटा। कभी कभी नाम के आखिर में उस साइंटिस्ट का नाम भी जोड़ देते हैं जिसने इसे पहली बार खोजा था, जैसे मैंगिफेरा इंडिका लिन। अब इतने सारे जीवों को अलग अलग पढ़ना तो नामुमकिन है, इसलिए हम उन्हें उनकी खूबियों के आधार पर ग्रुप्स में बांट देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये ग्रुप्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे पौधे, जानवर, कुत्ते या बिल्ली। इन ग्रुप्स को साइंटिफिक भाषा में टैक्स कहा जाता है। अब चाहे वो कुत्ता हो, मैमल हो या जानवर, ये सब अलग अलग लेवल के टैक्सा हैं। इसी के आधार पर जो पूरी पढ़ाई होती है उसे हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें जीव की अंदरूनी और बाहरी बनावट, सेल का स्ट्रक्चर और उसके विकास के इतिहास को ध्यान में रखा जाता है। पुराने समय में इंसान सिर्फ अपनी जरूरत की चीजों जैसे खाने, कपड़े और रहने के आधार पर जीवों को बांटता था, लेकिन धीरे धीरे हम उनके आपसी रिश्तों को भी समझने लगे। पढ़ाई की इसी ब्रांच को सिस्टमैटिक्स कहा जाता है, जिसका मतलब होता है जीवों की सिस्टमैटिक व्यवस्था। लिनियस ने अपनी किताब का नाम भी सिस्टेमा नेटुरा रखा था। इसमें हम न सिर्फ नाम और पहचान देखते हैं, बल्कि उनके बीच के इवोल्यूशनरी रिश्तों को भी समझते हैं कि कौन सा जीव किससे जुड़ा है। आखिर में बात आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। क्लासिफिकेशन कोई एक कदम का काम नहीं है, बल्कि इसमें कई सीढ़ियां होती हैं। हर सीढ़ी को एक कैटेगरीज या रैंक कहा जाता है। जब इन सबको एक साथ मिला देते हैं तो इसे टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। यहाँ हर रैंक को हम टैक्सॉन कहते हैं। इसे समझने के लिए इंसेक्ट्स का उदाहरण लेते हैं। अगर किसी जीव की 3 जोड़ी टांगें जुड़ी हुई हैं तो हम उसे इंसेक्ट ग्रुप में रख देते हैं। इसी तरह सबसे छोटी यूनिट स्पीशीज होती है और सबसे बड़ी किंगडम। अब हमें आगे ये देखना है कि कैसे हम किसी अनजान जीव के लक्षणों को पहचान कर उसे सही कैटेगरी में फिट करते हैं, जिसकी शुरुआत सबसे छोटी यूनिट यानी स्पीशीज से होती है। तो चलिए अब हम क्लासिफिकेशन की उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं जिन्हें वैज्ञानिक टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, क्लासिफिकेशन कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है, बल्कि इसमें एक पूरा हायरार्की होता है। इसे आप एक सीढ़ी की तरह समझ सकते हैं, जहां हर पायदान एक खास रैंक या टैक्सॉन को दर्शाता है। इस सीढ़ी की सबसे पहली और बुनियादी शुरुआत होती है स्पीशीज से। टैक्सोनॉमिक स्टडीज में स्पीशीज उन जीवों के ग्रुप को कहते हैं जिनमें आपस में बहुत ज्यादा समानताएं होती हैं। जैसे अगर हम आम मैंगिफेरा इंडिका, आलू सोलेनम ट्यूबरोसम और शेर पैंथेरा लियो को देखें, तो यहाँ इंडिका, ट्यूबरोसम और लियो खास स्पीशीज को बताते हैं। एक स्पीशीज के जीव आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं और अपनी जैसी संतान पैदा कर सकते हैं। इंसान भी एक स्पीशीज है जिसे हम सेपियंस कहते हैं, और हमारा जीनस होमो है। जब कई मिलती जुलती स्पीशीज एक साथ आती हैं तो वो मिलकर बनाती हैं जीनस। जैसे शेर पैंथेरा लियो, तेंदुआ पैंथेरा पारदस और टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस में कई गुण एक जैसे हैं, इसलिए इन सबको एक ही जीनस पैंथेरा में रखा गया है। ठीक वैसे ही आलू और बैंगन अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन उनका जीनस सोलैनम एक ही है। बिल्ली का जीनस फीलिस होता है, जो शेर के जीनस से थोड़ा अलग है। अब अगर हम एक कदम और ऊपर बढ़ें तो अगला लेवल आता है फैमिली का। यहाँ हम उन जनरा को रखते हैं जिनमें आपस में कुछ समानताएं होती हैं।
हालांकि ये स्पीशीज के मुकाबले कम होती हैं। जैसे पौधों में सोलानम, पेटूनिया और डेटूरा को एक ही फैमिली सोलेनियसी में रखा गया है। जानवरों में अगर आप बिल्ली और शेर को देखें तो भले ही उनके जीनस अलग हों, लेकिन उनकी फैमिली एक ही है, फेलिडे। वहीं अगर आप कुत्ते को देखें तो उसकी फैमिली अलग होती है, जिसे कैनिडे कहते हैं। इसके बाद आता है ऑर्डर। यहाँ हम उन फैमिलीज को एक साथ रखते हैं जिनके कुछ गिने चुने लक्षण एक जैसे होते हैं। जैसे फीलिडे बिल्ली वाली फैमिली और कैनिडे कुत्ते वाली फैमिली को एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है, क्योंकि दोनों ही मांसाहारी हैं। पौधों में कॉन्वोल्विलेसी और सोलानेसी जैसी फैमिलीज को उनके फूलों के लक्षणों के आधार पर पॉलीमोनियस ऑर्डर में रखा गया है। ऑर्डर से ऊपर का लेवल है क्लास, जैसे प्रीमेटा ऑर्डर जिसमें बंदर, गोरिल्ला और इंसान आते हैं, और कार्निवोरा ऑर्डर को मिलाकर एक क्लास बनाई गई है जिसे मैमेलिया कहते हैं। अब बात आती है और भी बड़े ग्रुप की, जिसे हम फाइलम जानवरों के लिए या डिवीजन पौधों के लिए कहते हैं। जैसे मछलियां, मेंढक, रेंगने वाले जीव, पक्षी और स्तनधारी। इन सब में कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का होना, नोटोकॉर्ड। इसलिए इन सबको कॉर्डेटा फाइलम में रखा गया है। और सबसे ऊपर सबसे बड़ा किंगडम होता है किंगडम। दुनिया के सभी जानवरों को किंगडम एनिमलिया में और सभी पौधों को किंगडम प्लांटा में रखा गया है। जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ ऊपर जाते हैं, जीवों के बीच की समानताएं कम होती जाती हैं और क्लासिफिकेशन और भी मुश्किल होता जाता है। इसे आसानी से समझने के लिए अगर हम अपनी यानी इंसान की बात करें तो हमारा जीनस होमो है, फैमिली होमिनिडे है, ऑर्डर प्रिमेटा है, क्लास ममलिया है और फाइलम कोर्डेटा है। इसी तरह आम का भी अपना पूरा पता होता है। तो ये था क्लासिफिकेशन का पूरा ढांचा। लेकिन वैज्ञानिकों को इन करोड़ों जीवों को संभालने और पहचानने के लिए कुछ औजारों की जरूरत भी पड़ती है, जिन्हें हम टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है हर्बेरियम का। देखो, जब से इंसान इस दुनिया में आया है उसने हमेशा से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटने की कोशिश की है। शुरू में ये कोई साइंटिफिक तरीका नहीं था, बस अपनी जरूरतों जैसे खाने, कपड़े और रहने की जगह के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन किया था। लेकिन सबसे पहले एरिस्टोटल ने थोड़ा साइंटिफिक दिमाग लगाया। उन्होंने बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर्स को देखा और पौधों को 3 कैटेगरीज में बांट दिया, ट्रीज, शब्स और हर्ब्स। जानवरों के लिए उन्होंने बहुत सिंपल लॉजिक लगाया, जिनमें रेड ब्लड है वो एक तरफ और जिनमें नहीं है वो दूसरी तरफ। इसके बाद आई लीनियस, जिन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को बस 2 किंगडम्स में बांट दिया, प्लांटे और एनिमलिया। पर इसमें बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सिस्टम ये नहीं बता पा रहा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फर्क है, या यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में क्या फर्क है। इसीलिए 1969 में आर एच व्हाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। ये 5 किंगडम्स हैं, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया। उन्होंने क्लासिफिकेशन के लिए सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को बेस बनाया। किंगडम मोनेरा। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। याद रखना, बैक्टीरिया ही किंगडम मोनेरा के इकलौते मेंबर्स हैं। इसलिए ही एनसीईआरटी कहती है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मिलने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया हर जगह मिलते हैं, चाहे वो बहुत गर्मी हो, रेगिस्तान हो, बर्फ हो या गहरा समंदर। इनमें से बहुत सारे तो पैरासाइट्स की तरह दूसरों के ऊपर या अंदर रहते हैं। बैक्टीरिया को उनकी शेप के हिसाब से 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। कोकस जो गोल होते हैं, बैसिलस जो रॉड जैसे दिखते हैं, विब्रियम जो कॉमा शेप के होते हैं और स्पाइरलम जो स्प्रिंग की तरह स्पाइरल होते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भले ही बहुत सिंपल दिखे, पर इनका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाते हैं। कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, पर ज्यादातर बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। मोनेरा के 2 बड़े ग्रुप्स। एक आर्की बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल जगहों पर मिलते हैं। जो बहुत साल्टी एरियाज में रहें उन्हें हेलोफाइल्स कहते हैं, जो गर्म झरनों में रहें उन्हें थर्मोएसिड फाइल्स, और जो दलदली इलाकों में रहें उन्हें मेथनोजेंस कहते हैं। इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग और खास होता है, जो इन्हें इन मुश्किल कंडीशंस में जिंदा रखता है। मेथनोजेंस गाय भैंस के पेट में भी होते हैं, जिसकी वजह से उनके गोबर से बायोगैस बनती है। 2 यू बैक्टीरिया। इन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। इनकी पहचान है इनकी मजबूत रिजिड सेल वॉल और हिलने के लिए फ्लैजेलम। साइनोबैक्टीरिया। इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए होता है। ये कॉलोनी बनाकर या धागे की तरह रहते हैं। इनके पास हेटेरोसिस्ट्स नाम के खास सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, जैसे नोस्टॉक और एनाबेना। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये इनऑर्गेनिक चीजों से अपनी एनर्जी बनाते हैं और न्यूट्रिएंट्स की रिसाइक्लिंग में मदद करते हैं। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ये नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ये दूध से दही बनाने, एंटीबायोटिक्स बनाने और नाइट्रोजन फिक्स करने में काम आते हैं। हालांकि कुछ बैक्टीरिया टाइफाइड और टिटनेस जैसी बीमारियां भी फैलाते हैं। बैक्टीरिया मेनली फिशन से डिवाइड होते हैं, कभी कभी ये स्पोर्स भी बनाते हैं। लास्ट में आते हैं माइकोप्लाज्मा पर। ये ऐसे जीव हैं जिनमें सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती। ये दुनिया की सबसे छोटी लिविंग सेल्स हैं और बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकती हैं। ये अक्सर पौधों और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं। किंगडम मोनेरा के बाद अब बात करते हैं हमारे दूसरे किंगडम की, जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी के हिसाब से इसके हर एक पॉइंट को एकदम आसान तरीके से समझते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा। एनसीईआरटी की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सब सिंगल सेल यूकैरियोट्स को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। मतलब अगर कोई जीव एक सेल वाला है और उसका सेल एडवांस्ड है तो वो इसी किंगडम में आएगा। लेकिन इस किंगडम की बाउंड्रीज थोड़ी मिक्स हैं। हो सकता है जो एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो, वो दूसरे के लिए प्लांट हो। प्रोटिस्ट ज्यादातर पानी में मिलते हैं क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, तो इनके सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनीज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कुछ के पास मूव करने के लिए फ्लैगेला या सीलिया भी होते हैं। प्रोटिस्टा को 5 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। 1 क्राइसोफाइट्स। इसमें डायटम्स और गोल्डन एल्गी डेजमेट्स आते हैं। ये फ्रेश वाटर और समुद्र दोनों में मिलते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं और पानी की लहरों के साथ बहते रहते हैं। डायटम्स की सेल वॉल बहुत खास होती है। ये तो पतली ओवरलैपिंग शेल्स की तरह होती है, बिल्कुल एक सोप बॉक्स की तरह। इनकी वॉल्स में सिलिका होता है, इसलिए ये कभी खत्म नहीं होती। जब ये मरते हैं तो समुद्र के नीचे इनकी वॉल्स जमा होकर डायटमेशियस अर्थ बनाती हैं। इसका इस्तेमाल पॉलिशिंग और ऑयल्स के फिल्ट्रेशन में होता है। डायटम्स समुद्र के चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। 2 डाइनोफ्लैगलेट्स। ये ज्यादातर समुद्र में मिलते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये पीले, हरे, ब्राउन, नीले या लाल रंग के हो सकते हैं। इनकी सेल वॉल के बाहर हार्ड सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। इनके पास 2 फ्लैगेला होते हैं। रेड डाइनोफ्लैगलेट्स जैसे गोनियालिक्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरा समुद्र लाल दिखने लगता है, जिसे रेड टाइड्स कहते हैं। इनसे निकलने वाला जहर मछलियों को मार भी सकता है। 3 यूग्लेनॉइड्स। ये ज्यादातर ठहरे हुए फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनमें सेल वॉल नहीं होती, बल्कि उसकी जगह प्रोटीन की एक लेयर होती है जिसे पेलिकल कहते हैं। इसकी वजह से इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इनके पास 2 फ्लैगेला होते हैं, एक छोटा और एक लंबा। ये बहुत स्मार्ट होते हैं। धूप होने पर फोटोसिंथेसिस करते हैं और धूप ना होने पर हेटेरोट्रॉफ्स की तरह बिहेव करते हैं। इसका एग्जांपल है यूग्लिना। 4 स्लाइम मोल्ड्स।
ये सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैं, मतलब ये सड़ी गली टहनी और पत्तियों को खाते हैं। अच्छी कंडीशंस में ये एक बड़ा ग्रुप बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। लेकिन जब कंडीशंस खराब होती हैं तो ये फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिनमें स्पोर्स होते हैं। इन स्पोर्स की वॉल्स बहुत मजबूत होती हैं और ये हवा से फैलते हैं। 5. प्रोटोजोन्स। ये सब हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं और शिकारी या पैरासाइट की तरह रहते हैं। इनके 4 मेन ग्रुप्स हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ये स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीड से शिकार पकड़ते हैं जैसे अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, इनके पास फ्लैगेला होता है जैसे ट्राइपैनोसोमा जिससे स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, इनके पास हजारों सीलिया होते हैं और एक कैविटी होती है जिसे गैलेट कहते हैं। एग्जांपल पैरामोइशिया। स्पोरोजोन्स, इनकी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज होती है। सबसे खतरनाक है प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया पैरासाइट जो मलेरिया फैलाता है। प्रोटिस्टा के बाद अब बात करते हैं किंगडम फंजाई की। एनसीईआरटी के एक पॉइंट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। किंगडम फंजाई। फंजाई की दुनिया एकदम अनोखी है। ये हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। आपने ब्रेड पर लगने वाली ब्रेड मोल्ड या नारंगी के छिलके पर सरन देखी होगी, वो फंजाई ही है। यहाँ तक कि जो मशरूम हम खाते हैं या जो टोडस्टूल होते हैं वो भी इसी किंगडम का हिस्सा है। फंजाई हर जगह पाए जाते हैं, हवा, पानी, जमीन और यहाँ तक कि जानवरों और पौधों के ऊपर भी। इन्हें वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस बहुत पसंद है, इसीलिए हम खाना फ्रिज में रखते हैं ताकि उसे बैक्टीरिया और फंजाई से बचाया जा सके। ज्यादातर फंजाई फिलामेंट्स होते हैं यानी धागे जैसे, लेकिन ईस्ट एक एक्सेप्शन है। यूनिसेलुलर होता है और इसका इस्तेमाल ब्रेड और बियर बनाने में होता है। फंजाई की बॉडी में धागे जैसी लंबी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हाइफी कहते हैं। इन हाइफी के जाल को माइसीलियम कहा जाता है। कुछ हाइफी लगातार ट्यूब जैसी होती हैं जिनमें बहुत सारे न्यूक्लियस भरे होते हैं। इन्हें कोइनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। फंजाई की सेल वॉल बहुत खास होती है। ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। फंजाई अपना खाना सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से सोखते हैं, इसलिए इन्हें सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जो दूसरे पौधों या जानवरों पर जिंदा रहते हैं उन्हें पैरासाइट्स कहते हैं। ये सिम्बायोन्ट्स की तरह भी रह सकते हैं, जैसे एल्गी के साथ मिलकर लाइकेंस बनाना या बड़े पौधों की जड़ों के साथ मिलकर माइकोराइजा बनाना। फंजाई में 3 तरीकों से रिप्रोडक्शन होता है। वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, फिशन और बडिंग के जरिए। एसेक्सुअल, इसमें खास तरह के स्पोर्स बनते हैं जैसे कोनिडिया, स्पोरैंगियोस्पोर्स या ज़ूस्पोर्स। सेक्सुअल, इसमें oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। प्लाज्मोगेमी, 2 सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का मिलना। कैरियोगेमी, 2 न्यूक्लियस का आपस में मिलना। मियोसिस, जाइगोट में डिवीजन होकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनना। एनसीईआरटी ने फंजाई को उनके माइसीलियम और स्पोर्स के हिसाब से 4 क्लासेस में बांटा है। 1. फाइकोमायसिटीज, ये पानी में या सड़ती हुई लकड़ियों और नमी वाली जगहों पर मिलते हैं। इनका माइसीलियम सेपरेट नहीं होता और कोइनोसाइटिक होता है। इसके एग्जाम्पल हैं म्यूकर, ब्रेड मोल्ड और एल्बगो। 2. एस्कोमायसिटीज, इन्हें सैक फंजाई भी कहते हैं। ये ज्यादातर बहुत सारे सेल्स वाले होते हैं जैसे पेनिसिलियम, लेकिन ईस्ट इसी क्लास का इकलौता सिंगल सेल मेंबर है। इनका माइसीलियम ब्रांच्ड और सेपरेट होता है। इसके पॉपुलर एग्जांपल्स हैं एस्परगिलस, क्लेविसिपस और न्यूरोस्पोरा जिसका जेनेटिक्स में बहुत काम होता है। मोरेल्स और ट्रफल्स जैसे खाने वाले फंजाई भी इसी में आते हैं। 3. बेसिडियोमाइसिटीज, इन्हें हम मशरूम, ब्रैकेट फंजाई या पफबॉल्स के नाम से जानते हैं। ये मिट्टी, लॉग्स और पेड़ों के अंदर होते हैं। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खास तरीके से होता है। इसके एग्जांपल हैं अग्रिकस, मशरूम, यूस्टिलागो, स्मट और पुचिनिया, रस्ट फंजाई। 4. ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन्हें इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं क्योंकि इनकी सिर्फ एसेक्सुअल स्टेज ही पता है। जब इनकी सेक्सुअल स्टेज मिल जाती है तो इन्हें दूसरी क्लासेस में भेज दिया जाता है। ये अक्सर डिकम्पोजर्स होते हैं और मिनरल रिसाइक्लिंग में मदद करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ऑर्डिनारिया, कोलेडोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। किंगडम प्लांटे और एनिमैलिया को हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद अब हम उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें विटकर ने अपने 5 किंगडम्स में कहीं जगह ही नहीं दी। ये हैं वायरस, वायरोइड्स, ब्रायंस और लाइकन। एनसीईआरटी के हिसाब से इनके हर एक पॉइंट को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। वायरस, हम सबको कभी न कभी जुकाम या फ्लू हुआ ही है और ये सब वायरस की वजह होता है। वायरस को विटकर के क्लासिफिकेशन में जगह इसलिए नहीं मिली क्योंकि इन्हें पूरी तरह लिविंग नहीं माना जाता। वायरस एक नॉन सेलुलर जीव है। इसका मतलब है कि जब ये किसी होस्ट सेल के बाहर होता है तो ये एक बेजान क्रिस्टल, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही ये किसी लिविंग सेल के अंदर घुसता है ये उसकी पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेता है और अपनी कॉपीज बनाने लगता है। फिर ये उस होस्ट सेल को मार देता है। वायरस नाम का मतलब होता है वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। डीजे इवानोव्स्की 1892 में सबसे पहले टोबैको के पौधों में मोसाइक बीमारी करने वाले ऑर्गेनिजम्स को पहचाना था। बेइजरिंक 1898, इन्होंने दिखाया कि बीमार पौधे का रस, एक्सट्रैक्ट, अगर हेल्दी पौधे पर डाला जाए तो उसे भी इंफेक्शन हो जाता है। इन्होंने इस इंफेक्शियस फ्लूइड को कंटेगियम विवम फ्लूइडम कहा। डब्ल्यूएम स्टैनली 1935, इन्होंने दिखाया कि वायरस को क्रिस्टल बनाया जा सकता है और ये क्रिस्टल्स ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस में प्रोटीन के साथ साथ जेनेटिक मटेरियल भी होता है जो या तो आरएनए होगा या डीएनए। किसी भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं हो सकते। प्लांट्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, इनमें अक्सर सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाले वायरस, इनमें सिंगल या डबल स्ट्रैंड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है। बैक्टीरियोफाइसिस, इनमें अक्सर डबल स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है। वायरस की प्रोटीन वाली परत को कैप्सिड कहते हैं जो छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है जिन्हें कैप्सोमियस कहा जाता है। ये कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को बचा कर रखता है। वायरस की वाइट्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस और इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारियां होती हैं। एड्स भी वायरस एचआईवी की वजह से ही होता है। पौधों में इसके लक्षण मोज़ेक बनना, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, पीला पड़ना और ग्रोथ रुक जाना है। वायरॉइड्स, टीओ डाइनर 1971 में एक नया इन्फेक्शियस एजेंट खोजा जो वायरस से भी छोटा था। इससे आलू में पोटैटो स्पाइडल ट्यूबर डिजीज होती है। इसमें सिर्फ फ्री आरएनए होता है, यानी इसके चारों तरफ वायरस की तरह कोई प्रोटीन की परत, प्रोटीन कोट नहीं होती, इसीलिए इसका नाम वायरॉइड पड़ा। इसका आरएनए बहुत ही कम मॉलिक्यूलर वेट वाला होता है। प्रियॉन्स, मॉडर्न मेडिसिन में कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां देखी गई जो ऐसे एजेंट से फैलती थीं जिनका साइज वायरस के बराबर था, पर ये सिर्फ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स थे। इन्हें हिप्रेन्स कहा जाता है। इनसे होने वाली सबसे मशहूर बीमारियां हैं गायों में होने वाली मैड काउ डिजीज बीएसी और इंसानों में होने वाली क्रच जैकब डिजीज सीजेटी। लाइकेंस, लाइकेंस दो अलग अलग जीवों का एक बहुत ही क्लोज एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसमें 2 पार्टनर्स होते हैं, एल्गी फाइकोबायोंट जो ऑटोट्रॉफिक होता है और खाना बनाता है, और फंजाई माइकोबायोंट जो हेटेरोट्रॉफिक होता है और एल्गी को शेल्टर, रहने की जगह देता है और मिनरल्स व पानी सोखता है। ये दोनों एक दूसरे पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि नेचर में इन्हें देखकर आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ये 2 अलग जीव हैं। लाइकेंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर्स हैं। ये पोल्यूटेड इलाकों में बिल्कुल भी नहीं उगते। प्लांट किंगडम।
प्लांट किंगडम। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने वाइटकर का वो फेमस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखा था, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया और प्लांटी थे। पर टाइम के साथ हमारी समझ बदली और अब फंगी और वो मोनेरा या प्रोटिस्टा के मेंबर्स जिनमें सेल वॉल होती है, उन्हें प्लांटी से निकाल दिया गया है। यहाँ तक कि साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें हम पहले ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते थे, वो अब असली एल्गी नहीं माने जाते। तो इस चैप्टर में हमारा पूरा फोकस सिर्फ एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पर रहेगा। अब अगर हम क्लासिफिकेशन के तरीकों की बात करें तो सबसे पहले आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आए थे। इनमें सिर्फ बाहर की दिखावट यानी सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जैसे कि हैबिट, कलर या लीव्स के शेप को देखा जाता था। लिनियस ने जो सिस्टम दिया था वो मेनली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स या एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पर बेस्ड था। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि इसने क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को अलग कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ कुछ गिने चुने फीचर्स पर डिपेंड करता था। साथ ही इसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बराबर वेटेज दी, जो सही नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव फीचर्स तो एनवायरमेंट के साथ जल्दी बदल जाते हैं। इसके बाद आए नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स, जिसे जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए दिया था। ये सिर्फ बाहर के फीचर्स नहीं बल्कि इंटरनल फीचर्स जैसे एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री को भी ध्यान में रखता था। आज के टाइम पर हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम्स को ज्यादा मानते हैं, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स पर बेस होते हैं। इसका मतलब है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स एक ही ग्रुप में हैं तो उनके एंसेस्टर्स कॉमन होंगे। जब कोई फॉसिल एविडेंस नहीं मिलता तो हम दूसरे सोर्सेज जैसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी की हेल्प लेते हैं, जिसमें कंप्यूटर्स का यूज करके सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स को नंबर्स और कोड्स दिए जाते हैं। इसके अलावा साइटोटैक्सोनॉमी, जो क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर पर बेस है, और कीमोटैक्सोनॉमी, जो प्लांट्स के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज करती है, टैक्सोनॉमिस्ट की बहुत हेल्प करती है। तो एल्गी ऐसे क्लोरोफिल बेरिंग, सिंपल, थैलॉइड और ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। इनका मेन ठिकाना पानी है, चाहे वो फ्रेश वाटर हो या मरीन। लेकिन ये सिर्फ पानी तक ही नहीं रुकते, आप इन्हें मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल्स और वुड पे भी देख सकते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प बात एनसीईआरटी बताती है कि ये कभी कभी दोस्ती कर लेते हैं, जैसे फंगी के साथ, और स्लोथ बियर जैसे जानवर के शरीर पर रहकर उसे कैमोफ्लेज कर देते हैं। अब बात करते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। इनका साइज और रूप देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। कुछ एल्गी तो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है, जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेल्युलर है। वहीं कुछ एल्गी कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, जैसे वोलवॉक्स जो एक घूमती हुई बॉल की तरह लगता है। इसके अलावा कुछ एल्गी लंबे धागे जैसे होते हैं, जिसे हम फाइलेमेंट्स कहते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगिरा। और अगर हम समंदर की गहराइयों में जाएं तो वहां हमें केल्प्स मिलते हैं, जो एक विशाल जंगल बना लेते हैं और इनकी ऊंचाई 100 मीटर तक पहुंच सकती है। इनका रिप्रोडक्शन का तरीका भी काफी यूनिक है और इसे 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। सबसे पहला है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो फ्रेगमेंटेशन के जरिए होता है। इसमें एल्गी का हर एक टुकड़ा टूटकर एक नया थैलस बना लेता है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अलग अलग तरह के स्पोर से होता है, लेकिन इनमें सबसे कॉमन है ज़ूस्पोर्स। इनकी खासियत यह है कि इनके पास फ्लैगेला होता है, जिसकी वजह से ये पानी में तैर सकते हैं। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें 2 गैमेट्स का फ्यूजन होता है। इसमें 3 टर्म्स को ध्यान से समझना जरूरी है। पहला है आइसोगैमस, जहां दोनों गैमेट्स एक जैसे दिखते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स में दोनों फ्लैगेलेटेड होते हैं और स्पाइरोजीरा में दोनों नॉन फ्लैगेलेटेड होते हैं। दूसरा है एनिसोगैमस, जहां गैमेट्स का साइज अलग होता है, जैसे यूडोरिना में। और तीसरा है ओगोमस, जहां फीमेल गैमेट बड़ा और एक जगह रुका होता है, जबकि मेल गैमेट छोटा और तैरने वाला होता है, जैसा हमें वोलवॉक्स और फ्यूकस में देखने को मिलता है। एल्गी हमारे लिए कितने फायदेमंद है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरी धरती पर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होती है, उसका कम से कम आधा हिस्सा सिर्फ एल्गी ही करते हैं। ये एक्वाटिक एनिमल्स के लिए फूड साइकिल की बुनियाद है। समंदर की 70 स्पीशीज जैसे पोर्फिरा, लेमिनारिया और सरगैसम तो खाने के काम आती हैं। इसके अलावा ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बनाते हैं जो पानी को होल्ड कर सकें, जिन्हें हम हाइड्रोकोलॉइड्स कहते हैं, जैसे ब्राउन एल्गी से एल्गिन मिलता है और रेड एल्गी से कैरिगन। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है अगर, जो जेलिडियम और ग्रेसिलारिया से निकलता है, और इसका इस्तेमाल आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में होता है। यहाँ तक कि स्पेस में जाने वाले लोग क्लोरेला जैसे यूनिसेल्युलर एल्गी को खाने के तौर पर ले जाते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं। द 3 क्लासेस ऑफ एल्गी। 1. क्लोरोफाइसी, द ग्रीन एल्गी। अब एल्गी को 3 मेन क्लासेस में बांटा गया है। सबसे पहली क्लास है क्लोरोफाइसी, जिन्हें हम आमतौर पर ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनका हरा रंग क्लोरोफिल ए और बी की वजह से होता है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर या तो यूनिसेल्युलर होता है या फिर कोलोनियल और फाइलेमेंट्स। इनकी सेल वॉल काफी मजबूत होती है, जिसकी अंदर वाली लेयर सेलुलोज की और बाहर वाली लेयर पेक्टोज की बनी होती है। ये अपना खाना पायरेनॉइड्स में स्टोर करते हैं, जो स्टार्च और प्रोटीन का मिक्सचर होते हैं। इनके एग्जांपल्स याद रखना बहुत ईजी है, बस ये लाइन याद रखिए। क्लास वी में यूएस सर चाय पियेंगे, यहाँ क्लास से क्लोरोफाइसी, वी से वोलवॉक्स, यू से यूलोथ्रिक्स, एस से स्पाइरोजीरा और चाय से चारा और क्लेमेडोमोनास बन जाता है। 2. फेओफाइसी, द ब्राउन एल्गी। दूसरी क्लास है फेओफाइसी यानी ब्राउन एल्गी, जो ज्यादातर समंदर में ही मिलते हैं। इनका रंग ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन तक हो सकता है, और ये सब डिपेंड करता है फुकॉक्सैंथिन नाम के पिगमेंट पर। इनके पास क्लोरोफिल ए और सी भी होता है। ये अपना खाना लेमिनारिन या मैनिटोल के रूप में स्टोर करते हैं। इनकी बॉडी 3 हिस्सों में बटी होती है। एक जो जमीन से चिपका रहता है, जिसे होल्ड फास्ट कहते हैं, एक डंडी जिसे स्टाइप कहते हैं, और एक पत्ते जैसा हिस्सा जिसे फ्रॉन कहते हैं। इनके एग्जांपल्स के लिए ट्रिक है। एक डिजिटल लैम्प से फोकस करो, एक से एक्टोकार्कस, डिजिटल से डिक्टियोटा, लैम्प से लेमिनरिया, से सार्गसम और फोकस से फोक्स। 3. रोडोफाइसी, द रेड एल्गी। सबसे आखिरी क्लास है रोडोफाइसी, जिसे हम रेड एल्गी कहते हैं। इनका लाल रंग आर फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से होता है। ये अक्सर समंदर की काफी गहराइयों में पाए जाते हैं, जहां धूप कम पहुंचती है। इनका खाना फ्लोराइडियन स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जिसका स्ट्रक्चर हमारे ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन से काफी मिलता जुलता है। इनके एग्जांपल्स याद करने की ट्रिक है। पॉली प्योर ग्लास गाय, पॉली से पॉलीसिफोनिया, प्योर से पोर्फिरा, ग्लास से ग्रेसिलारिया और गाय से जेलिडियम। एल्गी के बाद अब हम कदम रखने वाले हैं प्लांट किंगडम की एक ऐसी दुनिया में जो थोड़ी पुरानी है, थोड़ी नम है और बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे ब्रायोफाइट्स की। इन्हें बायोलॉजी में एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, क्योंकि जैसे एक मेंढक को रहने के लिए जमीन चाहिए पर बच्चे पैदा करने के लिए पानी, ठीक वैसे ही ये पौधे रहते तो मिट्टी में हैं, लेकिन इनका रिप्रोडक्शन बिना पानी के अधूरा है। ये अक्सर आपको पहाड़ों की डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज पर मिलेंगे। एनसीईआरटी कहती है कि नंगी चट्टानों और मिट्टी पर प्लांट सक्सेशन शुरू करने में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। अब अगर इनकी बॉडी की बात करें तो ये एल्गी से थोड़े ज्यादा एडवांस होते हैं। इनकी बॉडी थैलस जैसी होती है, यानी ना तो असली रूट्स होती हैं, ना असली स्टेम और ना ही असली लीव्स। लेकिन हाँ, इनमें रूट्स जैसी, स्टेम जैसी और लीव्स जैसी स्ट्रक्चर्स जरूर होती हैं। ये या तो जमीन पर लेटे होते हैं प्रोस्ट्रेट, या सीधे खड़े होते हैं इरेक्ट। इन्हें जमीन से जोड़े रखते हैं छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं, जो यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेल्युलर भी। एक बहुत जरूरी बात जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी हेप्लॉइड होती है, जिसे हम गैमेटोफाइट कहते हैं, क्योंकि ये गैमेट्स बनाती है। इनके मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडियम कहते हैं, जो 2 फ्लैजेला वाले एंथेरोजॉइड्स निकालता है,
और फीमेल ऑर्गन को एक फ्लास्क की तरह दिखने वाला आर्किगोनियम कहते हैं, जो एक सिंगल एग बनाता है। जब एंथेरोजॉइड्स पानी के रास्ते आर्किगोनियम तक पहुंचते हैं तो फ्यूजन से जाइगोट बनता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, एल्गी की तरह जाइगोट तुरंत मियोसिस नहीं करता, बल्कि वो बदल जाता है एक मल्टी सेलुलर बॉडी में, जिसे हम स्पोरोफाइट कहते हैं। ये स्पोरोफाइट बेचारा खुद का खाना नहीं बना सकता, इसलिए ये गैमेटोफाइट से चिपका रहता है, उसी से न्यूट्रिशन लेने के लिए। फिर इसी स्पोरोफाइट की सेल्स में मियोसिस होता है और स्पोर्स बनते हैं, जो उगकर नया गैमेटोफाइट बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनका फायदा क्या है। वैसे तो इनकी कोई बड़ी कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन इकोलॉजी में इनका नाम टॉप पर आता है। कुछ मॉसेस जैसे स्फैग्नम से हमें पीट मिलता है, जिसे लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इनके पास पानी रोकने की गजब की क्षमता होती है, इसलिए इसे लाइव मटेरियल्स को भेजने के लिए पैकिंग में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ये मिट्टी पर एक गहरी चादर बिछा देते हैं, ताकि बारिश का पानी मिट्टी को बहा कर न ले जाए, यानी ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं। चलिए अब ब्रायोफाइट्स के दो भाइयों से मिलते हैं। पहला है लिवरवर्ट्स। ये हमेशा मिट्टी के नम हिस्सों, दलदल या पेड़ों की छालों पर मिलते हैं। इनका थैलस डॉर्सिवेंट्रल होता है, यानी ऊपर और नीचे से थोड़ा अलग और बिल्कुल जमीन से चिपका हुआ, जैसा मार्केंशिया में होता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो तरीकों से होता है, या तो फ्रेगमेंटेशन से या फिर एक स्पेशल स्ट्रक्चर से, जिसे जेमी कहते हैं। ये जेमी हरे रंग की बुड्स होती हैं, जो जेमा कप्स में उगती हैं। जब ये कप से अलग होती हैं तो नया पौधा बना लेती हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त इनमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स या तो एक ही थैलस पर होंगे या अलग अलग पर। इनका स्पोरोफाइट 3 हिस्सों में बटा होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, जो नए लिवरवर्ट्स को जन्म देते हैं। अब बात करते हैं मॉसेस की। इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज है प्रोटोनिमा स्टेज, जो स्पोर से सीधे बनती है, और एक रेंगती हुई हरी ब्रांच्ड और फिलामेंट स्टेज होती है। दूसरी स्टेज है लीफी स्टेज, जो प्रोटोनिमा से एक लेटरल बड की तरह निकलती है। इसमें एक सीधी डंडी होती है, जिस पर पत्तियां स्पाइरल तरीके से लगी होती हैं। इस स्टेज पर ये मिट्टी से मल्टी सेलुलर राइजोइड्स के जरिए जुड़े होते हैं, और इसी स्टेज पर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग से होता है। इनका स्पोरोफाइट लिवरवर्ट्स के मुकाबले कहीं ज्यादा एलैबोरेट और जटिल होता है। इनके कैप्सूल के पास स्पोर्स को बिखेरने का एक बहुत ही शानदार मैकेनिज्म होता है। अब आते हैं एग्जांपल्स पर, क्योंकि इनके बिना सब अधूरा है। लिवरवर्ट्स का एग्जांपल मार्केंशिया, मॉसेस के उदाहरण फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम। याद करने की ट्रिक, फनी पॉली सिंक करती है, एफ फ्यूनेरिया, पी पॉलीट्राइकम, एस स्फैग्नम। तो अब तक हमने एल्गी और ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ा, जो पानी के आसपास ही रहते थे। लेकिन अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की, जो इवोल्यूशन की रेस में एक कदम आगे निकल गए। ये धरती पर उगने वाले पहले ऐसे पौधे थे जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम और फ्लोएम मौजूद थे। इनका इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पसेस के लिए और मिट्टी को जकड़े रखने के लिए किया जाता है। साथ ही इनकी खूबसूरत पत्तियों की वजह से इन्हें सजावट के लिए भी घरों में लगाया जाता है। इसमें हम फर्न्स और हॉस्टेल्स के बारे में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि ये पौधे कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। हालांकि कुछ फर्न्स सैंडी सॉइल में भी अच्छी तरह उग जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा बदलाव सुनिए। ब्रायोफाइट्स में मुख्य प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट थी, लेकिन टेरिडोफाइट्स में मुख्य प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। इसका मतलब है कि इनके पास अब ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होती हैं। इन अंगों में पानी और खाना पहुंचाने के लिए वैस्कुलर टिश्यूज भी अच्छे से बने होते हैं। इनकी पत्तियां दो तरह की हो सकती हैं। छोटी पत्तियां माइक्रोफाइल्स जैसे कि सिलिजिनेला में होती हैं, और बड़ी पत्तियां मैक्रोफाइल्स जो आपको फर्न्स में देखने को मिलती हैं। स्पोरोफाइट की पत्तियों पर कुछ खास स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन्हें स्पोरेंजिया कहते हैं। ये जिन पत्तियों पर लगे होते हैं, उन पत्तियों को स्पोरोफिल्स कहा जाता है। कभी कभी ये पत्तियां एक जगह इकट्ठी होकर एक मजबूत कोन या स्ट्रोबली बना लेती हैं, जैसा कि सिलिजिनेला और इक्विसिडम में होता है। इन स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस के जरिए स्पोर्स बनते हैं। जब ये स्पोर्स गिरते हैं तो इनसे एक छोटा मल्टीसेलुलर और हरा गैमेटोफाइट बनता है, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस हार्ट की शेप जैसा दिखता है, और इसे उगने के लिए ठंडी, नम और छाया वाली जगह चाहिए होती है। यही वजह है कि टेरिडोफाइट्स दुनिया के हर कोने में नहीं मिलते, बल्कि कुछ खास इलाकों तक ही सीमित हैं। इस प्रोथैलस पर मेल ऑर्गन एंथेरिडिया और फीमेल ऑर्गन आर्किगोनिया होते हैं। मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए पानी की जरूरत होती है। जब इनका मिलन होता है तो जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे चलकर फिर से एक बड़ा स्पोरोफाइट बना देता है। यहाँ एक बहुत जरूरी पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में स्पोर्स एक जैसे होते हैं, होमस्पोर्स। लेकिन सिलिजिनेला और साल्विनिया में दो तरह के स्पोर्स बनते हैं, बड़े मेगास्पोर्स और छोटे माइक्रोस्पोर्स। इन्हें हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। यही वो चीज है जिसने आगे चलकर सीड हैबिट बनने की शुरुआत की, क्योंकि यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट पौधे पर ही टिका रहता है। एनसीईआरटी ने टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में बांटा है। इनके नाम और एग्जाम्पल याद करना बहुत आसान है। सिलोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है सिलोटम। लाइकोप्सिडा, इसके एग्जाम्पल हैं सिलिजिनेला और लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, इसका एग्जाम्पल है इक्विसिडम। टेरोप्सिडा, इसके एग्जाम्पल हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडिएंटम। टेरिडोफाइट्स के बाद अब हम प्लांट किंगडम के उन मेंबर्स की बात करेंगे जो बीज बनाना सीख गए थे। सबसे पहले बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। इनके नाम में ही इनका मतलब छिपा है। जिम्नो यानी नंगा, नेकेड, और स्पर्म यानी बीज। इनके ओव्यूल्स किसी ओवरी वॉल से ढके नहीं होते, इसलिए इनके बीज फल के अंदर नहीं बल्कि बाहर दिखाई देते हैं। इनमें मीडियम शेप के पेड़, झाड़ियां और बहुत ऊंचे पेड़ भी आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ सिकोया, जिसे जाइंट रेडवुड ट्री भी कहते हैं, इसी ग्रुप का हिस्सा है। इनकी जड़ें अक्सर टैप रूट्स होती हैं। यहाँ दो बहुत जरूरी एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है। पाइनस, इसकी जड़ों में फंगस के साथ दोस्ती होती है, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। और साइकस, इसकी जड़ों में नाइट्रोजन फिक्स करने वाले साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें कोरिलॉइड रूट्स कहते हैं। इनका तना साइकस में अनब्रांच्ड होता है, जबकि पाइनस और सीड्रस में ब्रांच्ड होता है। इनकी पत्तियां सुई जैसी यानी नीड लाइक होती हैं, ताकि पानी की कमी वाली जगहों पर ये टिक सकें, जैसा कि कॉनिफर्स में होता है। ये हेटेरोस्पोरस होते हैं, यानी दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स मेल और मेगास्पोर्स फीमेल। ये स्पोर्स पत्तियों पर लगे होते हैं, जो एक साथ मिलकर कोन या स्ट्रोबली बना लेते हैं। मेल और फीमेल कोन एक ही पेड़ पर हो सकते हैं, जैसे पाइनस में, या अलग अलग पेड़ों पर, जैसे साइकस में। जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल याद कर लो, साइकस, पाइनस, सीड्रस, सिकोया। अब आते हैं पौधों के सबसे बड़े ग्रुप पर, एंजियोस्पर्म्स। इन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं। जिम्नोस्पर्म्स के उल्टा इनके बीज फलों के अंदर बंद होते हैं। ये धरती के हर कोने में मिलते हैं। इनका साइज बहुत ही अलग अलग होता है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वोल्फिया है, और सबसे ऊंचा यूकेलिप्टस है, जो 100 मीटर से भी ऊंचा हो सकता है। एनसीईआरटी के हिसाब से इन्हें दो क्लासेस में बांटा गया है। डाइकोटाइलडन्स, जिनके बीजों में दो कोटिलिडन्स होती हैं, और मोनोकोटाइलडन्स, जिनके बीज में सिर्फ एक ही कोटिलिडन होती है। मेल ऑर्गन को स्टेमन कहते हैं, जिसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। फीमेल ऑर्गन को पिस्टल कहते हैं, जिसमें ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा होते हैं। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जिसमें एम्ब्रियो सैक बनता है। एंजियोस्पर्म्स की सबसे खास बात है डबल फर्टिलाइजेशन। इसमें एक मेल गैमीट एग से मिलता है, सिगमी होती है, और दूसरा मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है। और इनके बारे में डिटेल में क्लास 12 में पढ़ना है। एनिमल किंगडम का नाम
एनिमल किंगडम का नाम सुनते ही दिमाग में हजारों एनिमल्स की इमेज आने लगती है, पर जब एनसीईआरटी खोलते हैं तो वहाँ इतने कॉम्प्लेक्स टर्म्स मिलते हैं कि लगता है ये चैप्टर कभी याद ही नहीं होगा। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आज हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इतना आसान बना देंगे कि ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगी। एनसीईआरटी कहती है कि दुनिया में मिलियन से भी ज्यादा स्पीशीज हैं, इसीलिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है ताकि हम नए ढूंढे गए एनिमल्स को एक सिस्टमैटिक पोजीशन दे सकें। पर ये क्लासिफिकेशन होता कैसे है, इसका एक बेसिस होता है। सबसे पहले बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। कुछ एनिमल्स में सिर्फ सेल्स का झुंड होता है जो अपना अपना काम करते हैं, इसे सेलुलर लेवल कहते हैं। जैसे हमारे स्पॉन्जेस यानी पॉलीफेरा, जब सेल्स मिलकर ग्रुप बना लें तो वो टिश्यू लेवल बन जाता है, जैसे सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। और जब टिश्यूज मिलकर ऑर्गन बना लें तो वो ऑर्गन लेवल कहलाता है, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस में। हायर एनिमल्स में तो पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है। एनसीईआरटी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती है कि ये ऑर्गन सिस्टम्स भी अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी के हो सकते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो सकता है अगर उसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग हो जो माउथ और एनस दोनों का काम करे, जैसा प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है। या फिर कंप्लीट हो सकता है जिसमें दो अलग ओपनिंग्स होती हैं। वैसा ही सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ है, ओपन टाइप जहाँ खून सीधा सेल्स के संपर्क में रहता है, और क्लोज टाइप जहाँ खून बंद वेसल्स में बहता है। अब बात करते हैं सिमेट्री की। अगर आप किसी एनिमल को किसी भी प्लेन से काटो और वो दो बराबर हिस्सों में ना बटे तो वो एसिमेट्रिकल है, जैसे ज्यादातर स्पॉन्जेस। लेकिन अगर किसी भी प्लेन से जो सेंटर से गुजरे एनिमल को दो इक्वल हाफ्स में बांटा जा सके तो उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ये आपको सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और एडल्ट एकाइनोडर्म्स में दिखेगी। और हम जैसे एनिमल्स जिन्हें सिर्फ एक ही प्लेन से दो इक्वल लेफ्ट और राइट हाफ्स में बांटा जा सके, हम बाइलैटरल सिमेट्री वाले हैं। इसके बाद आती है हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स। जब एम्ब्रियो स्टेज होती है तब लेयर्स बनती हैं। अगर सिर्फ दो लेयर्स हैं, बाहर की एक्टोड्रम और अंदर की एंडोड्रम, तो एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, जैसे सीलेंट्रेट्स। और इनके बीच में एक बिना सेल्स वाली लेयर होती है जिसे मीजोग्लिया कहते हैं। लेकिन अगर बीच में एक तीसरी लेयर मीजोडर्म भी आ जाए तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक बन जाता है, जो प्लैटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक सब में मिलती है। अब सबसे बड़ा टॉपिक, सीलोम। सीलोम का मतलब है वो खाली जगह या कैविटी जो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच होती है और मीजोडर्म से लाइन होती है। अगर ये कैविटी है ही नहीं तो एनिमल एसीलोमेट है, जैसे प्लैटीहेल्मिन्थेस। अगर कैविटी तो है पर मीजोडर्म से लाइन होने की बजाय पाउचेस में बिखरी हुई है तो उसे स्यूडोसीलोमेट कहते हैं। ये सिर्फ एश हेल्मिन्थेस में होता है और ये एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। और अगर प्रॉपर लाइन कैविटी है तो वो सीलोमेट है, जैसे एनालिड से लेकर कॉर्डेट्स तक के सभी एनिमल्स। इसके बाद आता है सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स जैसे अर्थवर्म में बॉडी बाहर और अंदर से सेगमेंट्स में बटी होती है, जिसमें कुछ ऑर्गन्स रिपीट होते हैं, इसे मेटामेरिज्म कहते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट है नोटोकॉर्ड। ये एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर है जो एम्ब्रियो स्टेज में पीठ की तरफ यानी डॉर्सल साइड बनती है। जिनके पास ये है वो कॉर्डेट्स हैं और जिनके पास नहीं वो नॉन कॉर्डेट्स हैं, जो पोलीफेरा से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक होते हैं। तो दोस्तों ये था वो बेसिक फ्रेमवर्क जिस पर पूरा एनिमल किंगडम टिका है। अगर आपने ये सारे पॉइंट समझ लिए हैं तो अब आप पूरे क्लासिफिकेशन चार्ट को बिना किसी गलती के समझ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे पहले फाइलम यानी पोलीफेरा से। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन का बेसिस समझा था, पर अब हम असली एनिमल किंगडम के अंदर एंट्री मार रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले फाइलम पोलीफेरा से, जिन्हें हम आमतौर पर स्पॉन्जेस कहते हैं। ये ज्यादातर मरीन होते हैं और इनकी बॉडी का कोई फिक्स शेप नहीं होता, यानी ये एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी सबसे खास बात है इनका वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। पानी इनके शरीर में छोटे छोटे छेदों से घुसता है जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। फिर ये पानी बीच की कैविटी यानी स्पॉन्जोसील में जाता है और अंत में ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। ये रास्ता खाना जमा करने, सांस लेने और वेस्ट बाहर निकालने में मदद करता है। यहाँ एक एनसीईआरटी का बहुत बड़ा पॉइंट है, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स, जो स्पॉन्जोसील और कैनाल्स की लाइनिंग करते हैं। इनमें डाइजेशन सेल्स के अंदर होता है, यानी इंट्रासेल्युलर, और इनका स्केलेटन स्पिकल्स या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब एग और स्पर्म एक ही बॉडी में बनते हैं। इनमें फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल और गैमेट से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब बीच में एक लार्वल स्टेज आती है जो एडल्ट से बिल्कुल अलग दिखती है। इसके एग्जांपल्स हैं साइकॉन, स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और यूस्पॉन्जिया, बाथ स्पॉन्ज। अब आगे बढ़ते हैं सीलेंट्रेटा यानी निडारिया पर। ये पानी में रहते हैं, ज्यादातर मरीन और रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं। इनका नाम निडारिया आया है इनके पास मौजूद नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट से, जिनमें स्टिंगिंग कैप्सूल यानी नेमेटोसिस्ट्स होते हैं। ये टेंटिकल्स पर होते हैं और शिकार पकड़ने या दुश्मन से बचने में काम आते हैं। इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनकी बॉडी में एक सेंट्रल कैविटी होती है जिसे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जिसे हाइपोस्टोम पर मौजूद माउथ कहते हैं। इनमें डाइजेशन दोनों तरह का होता है, एक्स्ट्रासेलुलर भी और इंट्रासेलुलर भी। कुछ निडारियंस जैसे कोरल्स का स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इनमें दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स मिलती हैं, पॉलिप जो सेसाइल और सिलिंड्रिकल होता है जैसे हाइड्रा और एडेम्सिया, और मेड्यूसा जो अम्ब्रेला जैसा और फ्री स्विमिंग होता है जैसे ऑरेलिया यानी जेलीफिश। कुछ निडारियंस जैसे ओवेलिया में मेटाजेनेसिस यानी ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, जहां पॉलिप्स एसेक्सुअली मेड्यूसे बनाते हैं और मेड्यूसे सेक्सुअली पॉलिप्स बनाते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं फाइसेलिया पोर्चुगीज मैनोफार, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन और मिंड्रीना ब्रेन कोरल। इसके बाद आता है छोटा सा फाइलम टिनोफोरा, जिन्हें हम सी वॉलनेट्स या कॉम जेलीज भी कहते हैं। ये एक्सक्लूसिव मरीन होते हैं, रेडियल सिमेट्री और टिश्यू लेवल दिखाते हैं। इनकी बॉडी पर 8 एक्सटर्नल रोज होती हैं सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स की, जो इनको तैरने में मदद करती हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी है बायोलुमिनेसेंस, यानी ये रात में चमकते हैं। इनमें भी डाइजेशन दोनों टाइप का है और ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, पर याद रखना इनमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एग्जांपल के लिए प्लूरोब्रैकिया और टिनोप्लाना। अब बात करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैटवर्म्स की। इनकी बॉडी डोर्सोवेंट्रली चपटी होती है, इसीलिए इन्हें फ्लैटवर्म्स कहते हैं। ये ज्यादातर इंसानों और जानवरों के अंदर एंडोपैरासाइट्स के रूप में मिलते हैं। इनमें बाइलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट कंडीशन होती है और ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का होता है। पैरासिटिक फॉर्म्स में हुक्स और सकरस होते हैं जो होस्ट से चिपकने में मदद करते हैं। इनमें फ्लेम सेल्स होते हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करते हैं। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और बहुत सारी लार्वल स्टेजेस मिलती हैं। प्लानेरिया जैसे एनिमल्स में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एग्जांपल्स हैं टीनिया, टेपवर्म और फैसियोला लिवर फ्लूक। अब आते हैं एशेल्मिन्थेस यानी राउंड वॉर्म्स पर। इन्हें राउंड वॉर्म इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्रॉस सेक्शन में ये गोल दिखते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये स्यूडोसिलोमेट होते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल मत भूलना। इनका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होता है और इनके पास एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स होता है, जो एनसीईआरटी की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, यानी ये डायोशियस है और अक्सर फीमेल्स मेल से लंबी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं एस्कैरिस, राउंड वॉर्म, वुचरेरिया, फाइलेरिया वॉर्म और एनसाइलोस्टोमा, हुकवॉर्म।
इसके बाद आता है फाइलम एनेलिडा। इनका नाम आया है लैटिन शब्द एनुलस से, जिसका मतलब होता है छोटे रिंग्स। इनकी बॉडी पर आपको साफ साफ सेगमेंट्स या मेटामेयर्स दिखेंगे, इसीलिए इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ये पानी में भी मिलते हैं और जमीन पर भी। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और सही मायने में सिलोमेट होते हैं। इनकी खास बात यह है कि इनके पास चलने के लिए लॉन्जिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। अगर हम नेरीज की बात करें, जो कि एक एक्वाटिक एनिलिड है, तो उसके पास तैरने के लिए पैरापोडिया होते हैं। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया होते हैं, जो ऑस्मो रेगुलेशन में भी मदद करते हैं। इनका नर्वस सिस्टम डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड और गैंग्लिया से बना होता है। एक बात याद रखना, नेरीज डायोशियस हैं, यानी सेक्सेस अलग हैं, लेकिन अर्थवर्म और लीच मोनोशियस होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं नेरीज, फेरेटिमा अर्थवर्म और हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े खानदान की, फाइलम आर्थ्रोपोडा। दुनिया की 2/3 स्पीशीज इसी फाइलम में आती हैं। इनका सबसे बड़ा फीचर है इनके जॉइंटेड अपेंडिसेस, यानी जुड़े हुए पैर। इनकी बॉडी एक कड़ी लेयर से ढकी होती है, जिसे चिटिनस एक्सोस्केलेटन कहते हैं। बॉडी 3 हिस्सों में बटी होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। इनमें सांस लेने के लिए गिल्स, बुक लंग्स या ट्रैकियल सिस्टम हो सकता है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स जैसे एंटेना, सिंपल और कंपाउंड आईज और बैलेंस बनाने के लिए स्टेटोसिस्ट्स होते हैं। ये ज्यादातर ओविपेरस होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इसके एग्जांपल्स को 3 हिस्सों में याद रखो। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एपिस/हनीबी, बॉम्बिक्स/सिल्कवर्म, वेक्टर्स, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडीज मच्छर और लिविंग फॉसिल यानी लिमुलस, किंग क्रैब। इसके बाद आता है दूसरा सबसे बड़ा फाइलम, फाइलम मोलस्का। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स होते हैं जो ज्यादातर एक कैल्केरियस शेल के अंदर रहते हैं। इनका शरीर अनसेगमेंटेड होता है, जिसमें हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प होता है। हम्प के ऊपर एक नरम स्किन की लेयर होती है, जिसे मेंटल कहते हैं। हम्प और मेंटल के बीच की जगह को मेंटल कैविटी कहते हैं, जहां फेदर जैसे गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों का काम करते हैं। इनके मुंह में खाना कुरेदने के लिए एक रेती जैसा ऑर्गन होता है, जिसे रेडुला कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं पाइला एप्पल स्नेल, पिंकटाडा पर्ल ऑयस्टर, सेपिया कटलफिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविलफिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल और कीटोप्लूरा काइटन। अब बात करते हैं कांटों वाले एनिमल्स की, फाइलम एकाइनोडर्मेटा। इनका नाम ही है स्पाइनी बॉडीड, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है। सबसे जरूरी पॉइंट, इनके अडल्ट्स रेडियल सिमेट्री दिखाते हैं, लेकिन इनके लार्वा बाइलैटरल सिमेट्री दिखाते हैं। ये कंट्रास्ट याद रखना। इनका सबसे अनोखा फीचर है इनका वाटर वैस्कुलर सिस्टम, जो तैरने, खाना पकड़ने और सांस लेने में मदद करता है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन ज्यादातर एक्सटर्नल होती है। एग्जांपल्स हैं एस्टेरियास स्टारफिश, एकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लिली, कोकोमेरिया सी कुकुम्बर और ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। नॉन कॉर्डेट्स में आखिर में आता है फाइलम हेमीकॉर्डेटा। पहले इसे कॉर्डेटा का ही एक सब फाइलम माना जाता था, पर अब इसे एक अलग नॉन कॉर्डेट फाइलम मानते हैं। वर्म लाइक मरीन एनिमल्स होते हैं। इनका शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है, प्रोबोसिस, कॉलर और एक लंबी ट्रंक। इनमें एक्सक्रीशन के लिए प्रोबोसिस ग्लैंड होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के जरिए होता है और सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है। इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जांपल्स हैं बैलेनोग्लॉसिस और सैक्लोग्लॉसिस। अब हम कॉर्डेट्स की मिस्ट्री सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम इंसान इस क्लासिफिकेशन में कहां फिट होते हैं। अब तक हमने उन एनिमल्स की बात की जिनमें रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन नहीं थी, पर अब हम एंट्री मार रहे हैं वीआईपी सेक्शन में, फाइलम कॉर्डेटा। ये वो एनिमल्स हैं जिन्हें एनसीईआरटी 4 मुख्य फीचर से पहचानती है। इनके पास एक नोटोकॉर्ड होती है, एक डोर्सल साइड पर हॉलो नर्व कॉर्ड होती है, गले में पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स होते हैं और एक पोस्ट एनल टेल होती है। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का अंतर एनसीईआरटी के टेबल 4.1 में बहुत क्लियर है। याद रखना, कॉर्डेट्स का हार्ट वेंट्रल होता है और उनकी नर्व कॉर्ड हॉलो होती है। कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। शुरुआती 2 को हम प्रोटोकॉर्डेट्स कहते हैं, जो सिर्फ मरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज की टेल में होती है, जैसे एस्केडिया और साल्पा। वहीं सेफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर से लेकर टेल तक होती है और पूरी जिंदगी रहती है, जैसे एम्फिऑक्सिस, ब्रैंकियोस्टोम। लेकिन वर्टिब्रेटा सबसे अलग है, क्योंकि इनमें एम्ब्रियोनिक नोटोकॉर्ड को एडल्ट स्टेज में एक हड्डी वाली या कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन से रिप्लेस कर दिया जाता है। इसीलिए कहते हैं सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, पर सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं। वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले आती है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। ये बिना जबड़े वाले जॉलेस एनिमल्स हैं, जो मछलियों पर पैरासाइट बनकर रहते हैं। इनका मुंह गोल और सकिंग टाइप होता है, बॉडी पर स्केल्स और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। इनकी सबसे अजब बात यह है कि ये रहते तो समंदर में हैं, पर अंडे देने स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं और वहां अंडे देकर मर जाते हैं। इनके लार्वा फिर वापस समंदर में आ जाते हैं। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, लैम्प्रे। अब आते हैं जबड़े वाले एनिमल्स यानी नैथोस्टोमेटा पर, जिसमें पहली कैटेगरी है पाइसेस, मछलियां। इन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिक्थीज। कॉन्ड्रिक्थीज वो हैं जिनका स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। इनका मुंह नीचे की तरफ वेंट्रल होता है और इनकी गिल स्लिट्स पर ढक्कन यानी ऑपरकुलम नहीं होता। इन्हें लगातार तैरना पड़ता है क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता। इनकी स्किन पर कड़ी प्लैकॉइड स्केल्स होती हैं, जो पीछे की तरफ मुड़ी होती हैं। इनमें से कुछ के पास इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, टॉर्पीडो या जहरीली स्टिंग ट्राइगॉन होती है। दूसरी तरफ ऑस्टिक्थीज बोनी मछलियां हैं। इनका मुंह आगे की तरफ टर्मिनल होता है। इनमें ऑपरकुलम भी होता है और एयर ब्लैडर भी, जो इन्हें तैरने में मदद करता है। एग्जांपल्स में मरीन, एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश और फ्रेश वाटर लेबियो रोहू, कतला दोनों आती हैं। अब जमीन पर कदम रखते हैं टेट्रापोडा के साथ। पहली क्लास है एम्फीबिया। इनकी खास बात यह है कि ये पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। इनकी स्किन नम होती है और इनके पास स्केल्स नहीं होते। इनका दिल 3 चैम्बर्ड होता है और इनमें एक ही कॉमन ओपनिंग होती है, जिसे क्लोएका कहते हैं, जहां से डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स बाहर खुलते हैं। एग्जांपल राना और हाइला। इसके बाद आते हैं रेप्टिलिया, जो रेंगने वाले एनिमल्स हैं। इनकी स्किन सूखी और कॉर्निफाइड होती है, जिस पर स्क्यूट्स होते हैं। इनका दिल भी 3 चैम्बर्ड होता है, पर याद रखना क्रोकोडाइल्स में ये 4 चैम्बर्ड होता है। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और सांप या छिपकली अपनी स्किन को स्किन कास्ट की तरह छोड़ देते हैं। एग्जांपल्स चेलोन और नाजा। अगली क्लास है एवीज, बर्ड्स। इनकी सबसे बड़ी पहचान है फेदर्स और उड़ने की क्षमता। ऑस्ट्रिच जैसे बर्ड्स को छोड़कर इनके 4 लिम्स पंखों में बदल चुके हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, जिनमें हवा भरी होती है, न्यूमैटिक बोन्स, जो उड़ने में हल्का बनाती हैं। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इनके लंग्स के साथ एयर सैक्स जुड़े होते हैं, जो रेस्पिरेशन को तेज करते हैं। एग्जांपल कोलंबा और पावो। सबसे आखिर में आती है हमारी अपनी क्लास मेमेलिया। हमारी सबसे बड़ी पहचान है मैमरी ग्लैंड्स, जो बच्चों को दूध पिलाने के काम आती हैं। हमारी स्किन पर हेयर्स होते हैं और कान के बाहर पिन्ना होता है। हमारा दिल 4 चेम्बर्ड होता है और हम भी वार्म ब्लडेड हैं।
मैमल्स में अंडे देने वाले प्लेटिपस और बच्चे पैदा करने वाले कंगारू, लायन, ह्यूमन दोनों होते हैं। ये है उस चैप्टर की जो